हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ पिछली क्लास में मैं आपको सेल पढ़ा रहा था। सेल से रिलेटेड बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में एंड डिस्कवरी, जो साइंटिस्ट जिन लोगों ने इसका डिस्कवरी किया हुआ है, खोजा है, ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताया। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया है ना। आज हम शुरू कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट cell organelle, and that is nucleus. It is a part of protoplasm. हम लोगों ने पहले पढ़ा कि प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। आज हम समझोगे साइटोप्लाज्म, उसके अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शंस, सब के बारे में डिटेल समझ हैं। आज हम समझने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल ये इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस वी आर डिस्कसिंग। यहाँ पर हम लोग इसी न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की तरह ये डबल मेम्ब्रेनस है। Were discovered Robert Brown has discovered nucleus. Robert Brown has discovered nucleus in 1881. It controls all the activities. क्या करता है? सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे गोल्गी बॉडी कर रहा हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा हो, चाहे प्लास्टिड्स कर रहा हो, चाहे वैक्यूल कर रहा हो, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जिसको इसके कारण हम इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं, राइट। सेल ऑर्गेनेल्स के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज takes place in the cell, hence also called brain of the cell. Brain of the cell, hence called brain of the cell. It is present only in eukaryotic cell and absent in prokaryotic. It is present only in eukaryotic cell and absent in prokaryotic cell. The shape and size of nucleus varies according to shape, size of nucleus varies with the type of and function of cell. The shape and size varies according to the function of cell. Right? Now, the structure nucleus. Now,
we are discussing. What we have discussed about nucleus. What is nucleus? It is a part of protoplasm. It is a part of protoplasm. It is a double membranous structure. Robert Brown has discovered in 1881. It controls all the activities. Text. It controls all the activities takes place in the cell, hence called brain of the cell. It is present only in eukaryotic cell and absent in prokaryotic cell. Nucleus, for the betterment इस न्यूक्लियस को हम अध्ययन के स्टडी for the study it is divided into following parts. First is nuclear membrane, again is nucleoplasm, third is chromatin fibers or chromosome, and fourth is nucleolus. The first structure which is present in the nucleus is the outermost layer, that is double membranous, and that is nuclear membrane. Let us draw a diagram. It is more or less spherical. It is generally spherical, discoid, but in some type of cell, its shape and size is varies according to their function. Now, let us draw. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन, डबल, एक आउटर और एक इनर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज karyotheca. Karyotheca. Inside the nuclear membrane, you see a different gap at the regular interval of there are some gap present. इनके outer most membrane में कुछ gap present होते हैं. इनको कहते हैं nuclear pore. There are some pores present at the regular interval in nuclear membrane. It helps the exchange of material between nucleoplasm and cytoplasm. This side is cytoplasm and this side is nucleoplasm. Inside the nucleus there is a nucleoplasm and outside the nucleus it is cytoplasm. Then क्या होता है? अगर कुछ एक्सचेंज न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ अगर चीजों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, that is only by this nuclear pore, right? Let us draw. These are chromatin fibers. This is nucleolus.
and these are nucleoplasts. The well-defined nucleus or true nucleus which is present, जिसको ट्रू न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक सेल में होता है, उसमें मिनिमम मेन 4 स्ट्रक्चर होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, क्रोमैटिन फाइबर्स और क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि लेट अस डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज डबल मेम्ब्रेनस, outermost. It is the outermost layer of nucleus. It is double in number. It separates cytoplasm and nucleoplasm. It separates cytoplasm and nucleoplasm. It contains some octagonal core at regular interval in the न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह पर सम ऑक्टागोनल कोर्स पाए जाते हैं which helps in the exchange of material between nucleoplasm and cytoplasm. Nuclear membrane separates cytoplasm and nucleoplasm, and nuclear core which is जो इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, it is ये हेल्प करते हैं इसमें फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल between cytoplasm and nucleoplasm. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज करने में, मटेरियल को करने में ये मदद करते हैं। आप देखते होंगे घर में अड़ोस पड़ोस में रात के समय में कोई महिला आएंगी, ये फलाना की मम्मी दही का जोरन है, क्या है? दिस इज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन वन फैमिली टू अनदर फैमिली थ्रू डोर और थ्रू विंडो, राइट? लाइक दिस न्यूक्लियर कोर is an octagonal in shape which is present at the regular interval in nuclear membrane, helps in the exchange of material between cytoplasm and nucleus. What is the function of nuclear membrane? It is a double membranous outermost layer of nucleus. It separates the cytoplasm and nucleoplasm. And the nuclear membrane is made up of lipid and protein. It is made up of lipid and protein. कितना मिनट हो गया? Next is nucleoplasm. What is nucleoplasm? It is also known as karyolymph. It is also known as karyolymph. Right? This is granular, transparent, gel-like substance. It is granular, transparent, semi-liquid substance. What are the characteristics of nucleoplasm? It is granular, transparent,
gel-like substance. It contains nucleolus and chromatin fibers. This contains, it is made up of DNA, RNA and some organic and inorganic compounds. It is made up of nucleic acids like DNA, RNA, some organic and inorganic compounds. Organic compounds like protein, enzymes, lipid and enzymes, and some inorganic components of like phosphorus, potassium, sodium, etc. It helps in, what is the function of nucleoplasm? It helps in the formation of RNA, helps in the formation of ribosome and different activities which takes place inside the cell. It contains all raw material required for the synthesis of RNA, DNA and ribosome. It helps in the formation of RNA, DNA and ribosome. What is the function? It helps in the formation of RNA, DNA and ribosome. RNA, DNA and ribosome. Next is nucleolus. Next is nucleolus. It is a spherical, membraneless cell organelle. It is membraneless cell organelle. Spherical, dense, membraneless cell organelle. Its number depends upon the activity of cell. Its number depends upon its activity of cell. It is usually attached with chromatin fibers. It is usually attached with chromatin fibers. Fourth, it is also known as factory of ribosome. It is also known as factory of ribosome. These are some structures. First structure, nuclear membrane. Second, nucleoplasm. Third, chromatin or chromosome. And fourth, nucleolus. I discussed about this and this. This and this. Now,
Now we are discussing about chromosome or chromatin. Now we are discussing about the chromosome and chromatin. Chromosomes are the main hereditary material. Chromosomes are main hereditary material which carries parental information and passes from one generation to next generation. Chromosome is made up of DNA and histone protein, and the functional segment or part of DNA is gene. Gene is like this memory card of our body, and it carries entire information coming from our parents, which is stored in that gene, and this gene now carries information from one generation to next generation. Now let us draw a structure of chromosome. These are chromosome. This is chromosome, and these are called chromatids. This is centromere. And this is centromere. It consists of two similar threads called chromatids. One chromosome consists of two similar threads called chromatids. The two chromatids are attached. These two chromatids are attached on a part that is known as centromere. Chromatids have two parts. These are called arms. These are called arms, and it is made up of DNA and histone protein. ये क्या चीज से बना हुआ होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ होता है। डीएनए के फंक्शनल पार्ट को क्रोमोसोम, let us see, chromosome is made up of DNA और DNA में gene contains all hereditary information. Perhaps मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है chromatin fibers of chromosome. Chromatin fibers are thread-like structure. वो धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, ये धागा आपस में जुड़ करके एक मोटी रस्सी जैसे रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं। हर क्रोमेटिड में दो आर्म्स होते हैं। ये आर्म्स आपस में सेंट्रोमेयर पर जुड़े हुए होते हैं और ये आपस में होमोलोगस पेयर कहलाते हैं। Similar in structure and similar in origin, that is called homologous. Next, the number of chromosomes is fixed. We have discussed about, हम लोगों ने अभी क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किया। क्रोमोसोम है क्या? न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर्स के नाम पर लिखा हुआ है। Chromatin fibers is nothing but a thread-like structure which is made up of जो DNA और प्रोटीन का बना हुआ होता है। DNA में के
फंक्शनल सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, इसमें सारे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन और पेरेंटल इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर रहते हैं और वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं और इसके कारण एक बच्चे अपने माता पिता से मिलते जुलते रहते हैं। उनकी शक्ल लोग कहते हैं कि साहब ये बच्चा, इसकी शक्ल माँ हो गई है, इसकी शक्ल पिता से मिलती है। ये जो आप बातें सुनते हैं, each and every information from parents coming from different family is entered into this homologous chromosome. In chromosome there is a DNA, in DNA there is gene. All information are stored in gene, which जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। Now number of chromosome. It is fixed. The number of chromosome is fixed for every species. In human, it is 46 or 23 pair. It is always fixed. It is always even in number. Always even in number. क्यों? Why? क्यों हमेशा ये even number में होता है? जब गैमेट फॉर्मेशन की बात आती है तो ये अलग अलग गैमेट में इक्वली डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हमेशा इवन नंबर में रहते हैं। It has two phases, haploid and diploid. Haploid or diploid. Chromosomes, number of chromosomes which is present in cell is either haploid or diploid. Haploid means half number of original chromosome. Like gamete. You see, this is diploid and these are haploid. Full number of chromosome, the cell which have full number of chromosome is called diploid. The cell which contains half number of chromosome is haploid. Entire living organisms most of the living organisms are diploid. They have full sets of chromosome, and when they enter into reproduction, when the gamete formation, जब gamete formation होता है, तब number of chromosome is reduced to half by the process of meiosis. By the process of meiosis, ये chromosome जो है half हो जाता है और ये gamete कहलाता है. Now these gametes again meet together and form again diploid structure. In class 8, you have already studied sexual reproduction. If there is a gamete formation, during gamete formation, the chromosome, number of chromosome की संख्या आधी हो जाती है, from आधी मदर साइड से और आधी फादर साइड से, दोनों मिलकर के to keep the number of chromosome constant each and every generation, it is necessary to keep the number of chromosome half during gamete formation. And that gamete formation, gamete is known as, the structure of gamete is haploid. Why it is called haploid? Because it contains half number of original chromosome, and when the number is full, it is called diploid.
Now, depending upon the position of centromere, chromosome are of following types. Telocentric, acrocentric, submetacentric and metacentric. Telocentric, acrocentric, submetacentric and when centromere is present at the tip of chromatic chromosome, this structure is called telocentric. When one arm, one chromatid is very small and another is very big, this structure is called acrocentric. Submetacentric, one arm is slightly smaller than another arm. This is called submetacentric. When both the arms are equal, it is called metacentric. Due to the position of centromere, chromosomes are of following types: telocentric, acrocentric, submetacentric and metacentric. We have already discussed about न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. we are discussing here. हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ट्रू न्यूक्लियस के बारे में. इसमें 4 स्ट्रक्चर होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन फाइबर्स एंड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट लेयर है किसका? न्यूक्लियस का, ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस मीन्स it is present in eukaryotic cell. The nucleus which is present in eukaryotic cell, it has a definite shape surrounded by nuclear membrane, is called true nucleus. और ये true nucleus में के सबसे बाहरी स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इसको कैरियोथिका भी बोलते हैं. और ये डबल मेम्ब्रेनस है. एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रेगुलर इंटरवल पर सब सर्टेन पोर्स पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अलग-अलग करता है. Inside the nuclear membrane there are 3 structures present: nucleolus, nucleoplasm and chromosome or chromatin fibers. Nucleoplasm is nothing like a cytoplasm which is present inside the outside the nucleus, that is cytoplasm, and like substance which is present inside the nucleus, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है मोर और लेस मिलता जुलता, वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है. क्योंकि ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये भी ग्रैनुलर है, कोलाइडल है, सेमी लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है. इसके जैसा सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है. इसके अंदर में क्रोमोसोम या क्रोमैटिन फाइबर्स और न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं. क्रोमैटिन, इसके अलावा इसमें बहुत सारे डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं. कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं और इस ढंग से ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में, राइबोसोम के सिंथेसिस में मदद करता है. तीसरा है न्यूक्लियोलस. हम लोग पहले we have already discussed about nucleolus. Nucleolus is nothing but a spherical colloidal structure
इट इज ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन से जुड़ा रहता है। इसकी संख्या इसकी एक्टिविटी पर या न्यूक्लियस की एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। इसका मेन काम क्या है? व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस राइबोसोम। व्हाट इज फंक्शन? इट्स मेन फंक्शन इज राइबोसोम। नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट, जो लास्ट स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है उसे कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स और क्रोमोसोम। दोनों में जो मुख्य अंतर है, क्रोमेटिन फाइबर्स और थ्रेड लाइक धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो जाल की तरह पूरे न्यूक्लियस में फैला रहता है। लेकिन जब देयर इज अ सेल डिवीजन, these all fibers or threads now condense and become a rope-like structure and called chromosome. It has two chromatids joined with at centromere. इसके दो chromatids होते हैं जो centromere से जुड़े हुए होते हैं। ये सेंट्रोमेयर के पोजीशन के आधार पर इनको चार भागों में बांटा गया है: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। क्रोमोसोम mainly hereditary material. It is made up of DNA and histone protein. DNA, the functional part of DNA is called gene, which carries entire information from parents, and they transfer from one generation to next generation. They transfer the parental character from one generation to next generation. The number of chromosomes is fixed for each and every species. The number of chromosomes is fixed for each and every species, and it is had two sets, either it is haploid or diploid. The number of chromosomes always in an even number, which helps in the reduce to half the original chromosome number during gamete formation. जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम की संख्या को हाफ करने में मदद मिलती है। सपोज दैट यू हैव 23 क्रोमोसोम, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23, लेकिन तो क्या होगा जब गैमेट बनेगा तो 11.5 करने में बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए क्या जरूरी होता है, इसलिए क्रोमोसोम की संख्या ऑलवेज इन इवन नंबर। इफ इट इज 24 देन 12 and 12, it is 46 in human, it is 23. It is necessary then though there are two phases of chromosome, one is haploid, when the set number of chromosome is reduced to half of the original number, the set is called haploid. The mostly gametes are a haploid stage. The only haploid stage in our life, and that is gamete, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है। और जितने भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैं, चाहे जाइगोट हो, when male gamete and female gamete fuse together and forming a single cell which is have full sets of chromosome, that is known as diploid। और उसी डिप्लॉयड जाइगोट से पूरे एनिमल का, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, वो डेवलप करते हैं। That's why most of the living organisms are diploid. Then the gametes are haploid, again zygotes are diploid, and this process has been going on every cycle, right? But then we are finishing the chromosome, all about chromosome, all about nucleoplasm, all about nucleolus, and all about nuclear membrane. That today we are finishing the chapter nucleus. We have already discussed about all cell organelles. हम लोगों ने सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस कर लिए हैं, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेनस हो, डबल मेम्ब्रेनस हो, सारे लगभग डिस्कस कर लिए। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, आप अपने कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को यथासंभव एट आवर अर्लीस्ट हम लोग we will try to clear any doubt. Feel free to ask any question regarding cell today's chapter. Now the last one is cell membrane. Transport across cell membrane. There are two types of transport: active and
diffusion and osmosis. As we know the characteristic of let us revive the characteristic of cell membrane. What is cell membrane? Cell membrane is the outermost layer of each and every cell. It is thin, soft, flexible, living, semi and selective permeable. Semi and selective permeable, and it is made up of lipid and protein. Due to the property of semi and selective permeable, it allows a certain substance to move in and out across them, and that movement of that substance is known as diffusion and osmosis. Passive transport is nothing, a movement of particles across the cell membrane where there is no need of energy, जहां पर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अब आप नदी के पानी के धार की सहारे तैर रहे हैं, अगर आप नदी के धार के अगेंस्ट तैरते हैं, अगर पानी पूरब से पश्चिम की तरफ बह रहा है, when water flows, river water flows from east to west, और आप ईस्ट की तरफ जाना चाहेंगे, you need a little more effort, you need energy, diving, swimming against that stream. उस धारा के अगेंस्ट में अगर आपको चलना है तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा. That is known as active transport. When we go through, जैसा धारा बह रहा है उसी की ओर चलना है, just you आप उस पर लेट जाइए और आप धीरे धीरे बढ़ना है. That is called passive transport, where there is no transportation, movement of substance, where which does not require any energy, is called passive transport. And that is of two types, diffusion and osmosis. We have ये हम लोग पहले भी अपने क्लास में क्लास 7 और 8 में इस टर्मिनोलॉजी से आप परिचित हैं. You are already familiar with this diffusion and osmosis. Tell me something about diffusion. What is diffusion? Diffusion means spontaneous movement of substance from higher concentration region to lower concentration region is called diffusion. Burning of incense sticks. अगरबत्ती जलाते हैं या परफ्यूम करके आते हैं क्लास में, एक स्टिक जलाते हैं पूजा में, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती, उसको जलाने के बाद किसी कोने में रख दीजिए, धीरे धीरे पूरे क्लास में या पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है. How does it possible? It is possible only due to the diffusion. It is possible only due to the help of diffusion. Right? Yes, what is diffusion? It is in this process spontaneous movement of substance from higher concentration region to lower concentration region is called diffusion. It takes place in solid, liquid and gases. It takes place in liquid gas state and gases. And there is no role of semi-permeable membrane in this process. And there is no role of semi-permeable membrane in this process. And that what is osmosis? It is also a type of diffusion. It is also a type of diffusion. In this process, only solvent molecules. In this process, only solvent and gases both. But in this process, only solvent or liquid molecules moves from its higher concentration region to its lower concentration region through a semi-permeable membrane till equilibrium has been maintained. Like this is a container. There is a semi-permeable membrane.
semi-permeable membrane. There are two type of solution. Like, अब इसको ऐसे समझिए, इसमें वाटर है और इसमें चीनी का या कोई कंसंट्रेट solution. Let us discuss something before discussing about osmosis. Let us discuss some more terminology. Before discussing osmosis, let us discuss some more terminology. Hypotonic solution, hypertonic solution and isotonic solution. Let us discuss. What do you mean by hypotonic solution? It is also known as dilute solution. It is also known as dilute solution. Dilute solution means क्या? आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डालें, 1 चम्मच चीनी डालें, कैसा टेस्ट होगा? कैसा टेस्ट होगा? इट इज टेस्टलेस। क्या है, क्या जरा सा भी मीठा नहीं है। दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन व्हेन सॉल्वेंट इज एंड देयर इज अ गैप, सॉल्वेंट is very much than solute. In this type of solution is known as hypotonic or dilute solution. Like this, and solute is more than solvent, it is called, and solute is equal and solvent, it is isotonic solution. It is also known as concentrate solution. It is also known as concentrate solution. First of all, we have to discuss